नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, या जिसको हम मीजोन थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये आज हमें कवर करना है। सो लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मीजोन थ्योरी, युकावा थ्योरी। देन वी विल सी एस्टिमेशन ऑफ द मीडिएटेड मास पायोन। पायोन का मास देखेंगे एंड विल ऑल्सो सी इट्स रेंज। देन वी विल सी एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ पायोन, ठीक है। देन वी विल सी हाउ पायोन, ठीक है ना, पायोन एक्सचेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर इंट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो हाउ डेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अराइजेज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पायोन्स, वो हम देखेंगे। देन वी विल सी फेमदेन डायग्राम। समझ में आया? तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो एक्चुअली क्वालिटेटिव डिस्कशन ही है सिर्फ, यदि मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है ना। और मास्टर्स में बेसिकली कवर किया जाता है क्वांटिटेटिव डिस्कशन। तो जो क्वांटिटेटिव डिस्कशन है वो हम एमएससी में देखेंगे, या मैं इसी लेक्चर सीरीज में मैं कवर करूंगा, ठीक है। या मैं बात करूँ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो है पूरा थ्योरी का, उसको, ठीक है। आज सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें देखी जाएंगी, है ना। ये बीएससी के सिलेबस का ही पार्ट है, या मैं कहूँ क्वालिटेटिव डिस्कशन है, ठीक है ना। क्या है? क्वालिटेटिव डिस्कशन हम कवर करेंगे। समझ में आई चीज़ें? तो देखो, युकावा जो थे वो एक जापानीज फिजिस्ट थे, हिदेकी युकावा, ठीक है ना। तो 1935 में उन्होंने क्या दिया? मीजोन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो उन्होंने कहा जैसे दो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन कहने का मतलब जैसे एक प्रोटॉन हो सकता है, एक न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है ना। एक न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है ना, या प्रोटॉन हो गया। अब उन्होंने कहा भाई देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। सिंपली मैं कह सकता हूँ दो न्यूक्लियन के बीच में, ठीक है ना। कह सकते हैं ना कि दो न्यूक्लियन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, ठीक है ना, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। एक एक्सचेंज होता है पार्टिकल का, समझ में आया, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया मीजोन। क्या नाम दिया उन्होंने? मीजोन। एक्चुअली में पहले तो अननोन पार्टिकल था, ठीक है ना। फिर बाद में युकावा ने इसको नाम दिया मीजोन पार्टिकल, या इसको युकावा पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो अननोन पार्टिकल था, फिर बाद में युकावा ने इसको नाम दे दिया मीजोन पार्टिकल, ठीक है ना, या युकावा पार्टिकल। अब देखो उन्होंने मीजोन नाम क्यों दिया? उन्होंने कहा भाई एक पार्टिकल है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या कर रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अराइज हो रही है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अराइज हो रही है, ठीक है। तो ये क्यों हो रही है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने एक्चुअली में क्या कहा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच में मिडल में जो मास होगा ना, वो इस पार्टिकल का होगा, युकावा पार्टिकल, ठीक है, या जिसको हम अननोन पार्टिकल आप कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच का मास होगा किसका? ये जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है। तो इसी वजह से ना, तो जो मिडल होता है उसको ना ग्रीक में मिजोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजोज। मिजोज का मतलब क्या होता है? मिडल। क्या होता है? मिडल होता है, ठीक है। तो इसी से नाम दिया गया इसको मीजोन। समझ में आया? ठीक है। अब पता चला कि दो न्यूक्लियन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ एन पार्टिकल कॉल्ड मीजोन, ठीक है। समझ में आया? फिर जब धीरे धीरे पार्टिकल फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी, तो हमने देखा ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसका मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जनरली मिलता है। तो उन सभी को क्या कहा गया? मीजोन ही कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, मान लो ए बी सी डी, ठीक है ना, ई, मैं एज एन एग्जांपल वैसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मान लो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो गए जिनका मास क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो इन सबको क्या कहा गया? मीजोन कहा गया, ठीक है ना। इनमें ना, इसमें भी जो अब जब एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया कि पार्टिकल जो युकावा ने कहा था, तो ठीक है, तो मीजोन एक सब कैटेगरी मिली हमें, ठीक है ना। जैसे मान लो 3 पार्टिकल है, ये क्या है? मीजोन ही है। तो इस वो जो पार्टिकल जो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं? पायोन, ठीक है। तो पायोन क्या है? मीजोन ही है। समझ में आया? ठीक है। और ऐसे और भी पार्टिकल हैं जिनका मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होता है, लेकिन वो दे आर नॉट एन एक्सचेंज पार्टिकल बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये है, तो जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायोन होता है रियलिटी में, या उसको पाई मीजोन ही भी कह देते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? पाई मीजोन, ठीक है। तो ये कैटेगरी, मतलब ये पूरा किसके अंडर आता है? मीजोन के अंडर ही आता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये है। तो युकावा थ्योरी एक्सप्लेन्स ओरिजिन, स्ट्रेंथ, शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो युकावा ने क्या किया? युकावा प्रपोज्ड दैट जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट अराइजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सचेंज, ठीक है ना। दो न्यूक्लियन के बीच में ना कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है किसका? एक वर्चुअल मैसिव पार्टिकल्स कॉल्ड पाई मीजोन्स, जिसको हम पाई मीजोन्स बोलते हैं या पायोन्स कहते हैं, बिटवीन न्यूक्लियंस। तो दो न्यूक्लियंस के बीच में ना कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है किसका? एक वर्चुअल मैसिव पार्टिकल्स का। अब ये वर्चुअल क्यों है? मैसिव क्यों है? ठीक है ना। तो मतलब इसका कुछ मास होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो वर्चुअल क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे। समझ में आया? तो व्हाट युकावा सेड? युकावा सिंपली सेड दैट देयर इज अ पार्टिकल कॉल्ड पाई मीजोन, ठीक है ना। इनिशियली तो मीजोन ही बोलते थे, ठीक है। तो देयर इज अ पार्टिकल कॉल्ड मीजोन, ठीक है ना, ड्यू टू विच स्ट्रॉन्ग फोर्स अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ
दिस पार्टिकल बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गई बात। और इस प्रिडिक्शन के लिए ही ऑल्सो गोट नोबेल प्राइज इन 1949। ठीक है, ही सक्सेसफुली एंड थ्योरेटिकली शोड दैट, और 1950 में उसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी किया गया था। अब ये जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है ना दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है और वो चार्ज भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया इस पार्टिकल को हम पायोन बोलते हैं, तो उसको पाई से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है ना, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी न्यूट्रल। समझ में आया। अब वो डिपेंड करता है कि फोर्स अराइज जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अब देखो दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये तीन इंटरेक्शन हो सकते हैं। समझ में आया। तो इन तीनों इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। समझ में आया। तो जो न्यूट्रल म्यूजोन होता है इट मेडिएट्स बिटवीन, जो न्यूट्रल म्यूजोन होता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में मेडिएट करता है। समझ में आया। तो न्यूट्रल म्यूजोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन। समझ में आया। जो चार्ज्ड म्यूजोन्स होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज्ड म्यूजोन्स। ठीक है, तो जो पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव, ठीक है ना, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मीडिएशन ऑफ फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आया। और जो एक्सचेंज्ड पायन होता है इट हैज सम फाइनाइट मास, कुछ फाइनाइट मास होता है इसका। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया इट इज अ मैसिव पार्टिकल। ठीक है, विच मेक्स न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज। अब ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा भाई जो रेंज होती है ना पार्टिकल की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास की। ठीक है, उन्होंने ये कंक्लूजन कहाँ से लिया, उन्होंने जैसे दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है, अभी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस वजह से अराइज होती है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स। समझ में आया, किसकी वजह से होती है, एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो फोटोन्स की वजह से एक्सचेंज होती है। तो फोटोन का तो रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन्स का रेस्ट मास हमारे पास क्या होता है, जीरो। तो देखो रेस्ट मास जब जीरो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज होती है, रेंज वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही देखो अब मेरे पास सपोज कोई दो मास है, आप सपोज ये तो आप हो गए, ठीक है ना, लेट अस आपका कोई नाम ले लेते हैं, सपोज आपका नाम हो गया गगन। ठीक है ना, और यहाँ पर ये मैंने क्या लिया, अर्थ। समझ में आया। तो गगन हो गया, ये अर्थ हो गई। तो अर्थ और गगन का कुछ ना कुछ क्या है, मास हो गया। समझ में। तो अर्थ और गगन के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटोन। ये ग्रेविटोन एक्सचेंज होता है। समझ में आया। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट रेंज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अभी तक देखो एक्सपेरिमेंटली ग्रेविटोन को ना डिटेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यदि आप ग्रेविटोन को डिटेक्ट कर लेते हो, समझ में आया, तो आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है। ठीक है, अभी ये थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई जब न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होगी तो ये कम होगा, तो मास क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैसिव पार्टिकल होगा। ठीक है, पहली तो बात ये। दूसरा, और जब ये एक्सचेंज होता है ना तो इतना कम समय होता है, लगभग 10⁻⁻24 सेकंड के आसपास का समय होता है, 10⁻⁻24। देखो इतना कम होता है कि ये अनडिटेक्टेबल है। ठीक है ना, अनडिटेक्टेड है, आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इतना कम समय के लिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए ना इसको वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल पार्टिकल। अब डिटेक्ट ही नहीं हुआ, आप क्या बताओगे इसको। समझ में आया, अनडिटेक्टेबल है, बस प्रेजेंस फील हो रही है उसकी। तो ये क्या है, इसलिए इसको नाम भी दे दिया गया था वर्चुअल मैसिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो वैसे पायोन दो तरीके के होते हैं, एक वर्चुअल होता है, ठीक है, और एक रियल होता है। ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एस्टिमेशन ऑफ द मीडिएटर मास। अब जैसे मैंने बताया कि भाई प्रोटॉन दो न्यूक्लियन के बीच में क्या होता है, पायोन एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अराइज होती है। तो ये जो एक्सचेंज पार्टिकल है जिसको वर्चुअल पायोन बोलते हैं, एग्जिस्ट ओनली ट्रांजिएंटली, बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोसेस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ना, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो इनके बीच में बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है। और इस एक्सचेंज प्रोसेस को ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज प्रोसेस इट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटेक्टेड। ठीक है ना, डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से ना इसको वर्चुअल पायोन हम बोलते हैं। तो युकावा ने कहा कि भाई वी कैन यूज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू एस्टिमेट द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल। हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ही रीजन दैट इफ न्यूक्लियर फोर्स हैज अ रेंज, तो न्यूक्लियर फोर्स हैज अ रेंज आर, देन द मेडिएटिंग वर्चुअल पायोन मस्ट एग्जिस्ट ओनली फॉर अ ब्रीफ टाइम। जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई रेंज जो होनी चाहिए ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए मास के। तो रेंज तो बहुत छोटी है, तो मास इसका कुछ ना कुछ मास आएगा। ठीक है, और वो जब दो प्रोटॉन और जब वो न्यूक्लियन के बीच में ट्रैवल करेगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेट अस सपोज इट ट्रैवल्स डिस्टेंस आर, ठीक है ना, विद वेलोसिटी c। तो हम जानते हैं कि क्या सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
समझ में आया? तो आप सिंपली टाइम कितना टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करेगा, तो वो रेंज आ गई और अपॉन में स्पीड आ गई। ठीक है, समझ में आ गई भाई? तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यदि आप लगाओ तो डेल डॉट डेल टी, ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, एंड इफ दैट पार्टिकल जो एक्सचेंज पार्टिकल है, इफ इट हैज सम मास, ठीक है, तो लेट्स इट्स मास भी m, ठीक है ना, c स्क्वायर। एम पाई, क्या पाई ले लिया क्योंकि पायोन है, तो कुछ ना कुछ तो रेस्ट मास उसका हो गया, रेस्ट मास एनर्जी हो गई पायोन की। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हमें यहाँ से आसानी से मिल सकता है। तो जब आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, एम पाई c स्क्वायर हो गया, और ये डेल टी हमने क्या निकाला, आर अपॉन में c, और ये रफली h कट हो गया। ठीक है, तो मास यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, एच कट अपॉन में आर सी, जाएगा सी से सी कट जाएगा। आप देखो रेंज और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो और हम इसको कैसे, है ना, अब देखो हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सॉरी ये एच कट सी आ जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें क्योंकि हम एनर्जी की टर्म्स में मास निकालेंगे, तो एनर्जी तो है, मास उसी टर्म्स में आ जाएगा। देखो एच कट की यदि वैल्यू 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे, 197, ठीक है ना, 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। और रेंज, हम न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है, 1.4 से 1.5 के मतलब के आसपास, इस रेंज में वो स्ट्रॉन्ग होता है। रेंज तो वैसे न्यूक्लियर फोर्स की 0.8 टू लगभग 2 पॉइंट फर्मी मीटर के आसपास होती है। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले रिपल्सिव होता है, इससे बाद में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग लगभग कितना के आसपास होता है, इनके मिडिल एवरेज 1.4 या 1.5 के आसपास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, तो हमने लगभग मान लिया कि 1.4 से 1.5 आप ले लो। तो अब आर की वैल्यू यदि आप यहाँ पे रखोगे 1.4 रख लो, एक बार 1.5 रख लो। ठीक है, तो हमको रेंज की मास जो मास आएगा, ठीक है ना, तो मास आप निकालोगे तो ये सिंपली कितना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर में आ जाएगा। आप सी स्क्वायर इधर ले जाओ तो एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो सिंपली हमने क्या निकाल लिया, मास निकाला। तो मास उसने क्या कहा, 130 से 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, ही नेम्ड न्यू पार्टिकल मीजोन, क्योंकि या जिसको, क्योंकि मीजोस का मतलब इंटरमीडिएट होता है, मिडल होता है, क्योंकि उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इसका मास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो उनके बीच का होना चाहिए। तो ही देयरफॉर प्रिडिक्टेड द मास ऑफ द पॉइंट टू बी इन द रेंज 100 से 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ कितना आया, 130 से 140 के आसपास आया, और उन्होंने कितना प्रिडिक्ट किया था, 100 से 150, तो काफ़ी क्लोज है। ठीक है ना, है ना, जो कि रफली कितना है, 200 से 300 टाइम्स इलेक्ट्रॉन मास है। वैसे होता भी है, मास ऑफ पायोन जो होता है ना, वो लगभग 275 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है, देखो वही चीज़ है जो 200 से 300 गुना ज़्यादा है मास इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन से कम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आ गया। ठीक है ना, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, मीजोन। ठीक है, तो बाद में पता चला कि भाई ये मीजोन की भी एक कैटेगरी है ना, मीजोन भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो लेकिन ये कौन से वाला मीजोन है, ये पायोन है। ठीक है ना, पायोन है जी, या इसको पाई मीजोन भी बोलते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो ये ना देखो कितने बहुत कम समय के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग कितना टाइम होता है, लगभग 10⁻⁻24 सेकंड के आसपास के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है ना, ये वर्चुअल है, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो जो एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन हुई ना डिस्कवरी ऑफ पायोन की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हमने इसको डिटेक्ट किया। तो ये वाला जो है ये रियल पायोन है। क्या है ये? रियल पायोन है। जो सेम प्रॉपर्टी है दोनों का। अब देखो कैसे, युकावा ने तो देखो 1947 में ब्रिलियंटली कंफर्म कर दिया विद द पार्टिकल विद अप्रोक्सीमेटली 140 से के आसपास, है ना। ये कितना उसने क्या कहा, 130-150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आया मास। ठीक है, या आप ऑन एन एवरेज 140 ले लेते हैं। तो युकावा ने तो प्रिडिक्ट किया। तो देखो सिसिल पोल ने ना कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, और उसके जो खुद कोलैबोरेटर्स थे, उसने न्यूक्लियर फोटोग्राफिक प्लेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया, और कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि जो पार्टिकल्स के बारे में युकावा बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उसका मास लगभग इतना होगा, ये चीज़ें होंगी, वो तो पार्टिकल कहाँ पे मिला उनको, कॉस्मिक रे में मिला। ठीक है, और उस पार्टिकल को नाम तब क्या दिया गया, पायोन। ठीक है, तो 3 तरीके का है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और देखो मास कितना, 139.57, ठीक है, और न्यूट्रल वाले का थोड़ा सा कम, 134.98। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का दोनों का मास सेम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूँ, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और या मास ऑफ पायोन्स लगभग आप 1 कितना आ रहा है, 139 या 140 ले लो, 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर। कंपैरिजन अब करते हैं, तो लगभग हमने क्या पाया, जो मास ऑफ पाई पॉजिटिव है, ठीक है, वो 273 टाइम्स है। ठीक है ना, काफ़ी जगह 275 भी जनरली ले लेते हैं। ठीक है, ये भी 273 टाइम्स है। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पायन है, वो 264 है। तो वही है जो युकावा ने कहा था कि रफली उसका मास जो है ना 200 से 300 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मिलेगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लाइफ टाइम उसका मिला ना कॉस्मिक रे में, वो कितना है 2.6 इंटू 10⁻⁸ यहाँ पर ये सेम है। ये तो ये जो है ये डिटेक्टेबल है टाइम, समझ में आया। ये तो नैनो सेकंड से भी कम हो गया ना, 10⁻⁹ कहता है, नैनो सेकंड होता है, तो ये तो उससे भी कम है, तो ये तो इस काफ़ी डिटेक्टेबल है, ठीक है। तो पायोन जो होता है ना, पायोन जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन हो तभी वो जनरेट होता है, ठीक है ना। उसी तो और भी तरीके से हाई एनर्जी, यदि आप प्रोटॉन को ना कोलिजन कराओ किसी कोलाइडर में तो तब भी पायोन हमें मिलता है, ठीक है ना। उस केस में वो बाउंड नहीं होता कि उसको न्यूट्रॉन तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे यहाँ से प्रोटॉन ने इमिट किया, न्यूट्रॉन ने तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओ इस चीज़ को, तो वहाँ पे इसलिए उसको वर्चुअल कहा गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है कि यहाँ पर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसलिए उसका लाइफ टाइम कितना है 2.6 इंटू 10⁻⁸ के आसपास आया है, या न्यूट्रल वाले का 10⁻27 है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये है, तो जो ऑब्जर्व्ड चार्ज पायोन था ना, जो चार्ज पायोन था वो मैच करता है युकावा की प्रोडिक्शन को रिमार्केबली वेल। तो हिदेकी युकावा को नोबेल प्राइज मिला 1949 में फॉर प्रिडिक्टिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ मिजोन्स, और सेसिल पाउल को नोबेल प्राइज मिला 1950 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ पायोन। समझ में आया, तो ध्यान रखना। अब हम जानेंगे किस तरीके से पाई मिजोन या पायोन एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखो एक सिंगल न्यूक्लियन देखो स्टैटिक तो होता नहीं है, देखो क्लासिकल फिजिक्स की तरह तो नहीं है कि भाई जो 0 पॉइंट एनर्जी होगी, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है भाई 0 पॉइंट एनर्जी कितनी है, 0 होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी पार्टिकल क्या स्टैटिक हो सकता है, नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। हम है ना, तो मैंने देखो क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट आपको जब पढ़ाया था, मैंने थर्मल फिजिक्स में भी आपको सारी बहुत समझाया था कि ऐसा क्यों है। इवन व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन, इन दैट केस ऑल्सो पार्टिकल कैन नॉट बी स्टैटिक, ठीक है। तो ये है, तो स्टैटिक नहीं हो सकता। तो सिंगल न्यूक्लियन यदि मैं बात करूँ तो सिंगल न्यूक्लियन क्या चाहते हैं, एक प्रोटॉन ले लो, इससे एक न्यूट्रॉन ले लो, सिंगल है, इसके आसपास कुछ नहीं है, तो इट इज नॉट स्टैटिक, इट कंटिन्यूसली अंडरगो क्वांटम फ्लक्चुएशंस। तो इट अंडरगोज क्वांटम फ्लक्चुएशंस, तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस उसमें होती है, ठीक है। तो इट अंडरगोज क्वांटम फ्लक्चुएशंस, तो इट इमिट्स वर्चुअल पायन। तो वो क्या करता है, वर्चुअल पायन को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। अब ये इट इज अंडरगोइंग क्वांटम फ्लक्चुएशंस, तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती है इसमें, ठीक है। और इसके आसपास ना एक फजी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। क्या होता है, फजी एटमॉस्फेयर, समझ में आया। तो एक फजी एटमॉस्फेयर होता है, तो ये क्या करता है, इमिट करता है वर्चुअल पायंस। तो ये वर्चुअल पायंस इमिट करेगा। तो सपोज इसने पाई पॉजिटिव या पाई नेगेटिव है ना, या न्यूट्रल, तो ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, और फिर कुछ समय के लिए इमिट किया, ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टेट जो है उसमें पहुंचा और फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो जो अब जैसे मैं यदि एग्जांपल हूँ, जैसे प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन है, एक्चुअली में ये ना 2 स्टेट है, क्या है, 2 स्टेट ऑफ सिंगल पार्टिकल। मैंने वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर एक्चुअली 2 स्टेट्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का यदि मैं सिर्फ प्रोटॉन का आप एग्जाम्पल दो, ठीक है, तो कुछ समय के लिए उसने मान लो पाई पॉजिटिव को इमिट किया, तो वो पाई पॉजिटिव उसने इमिट किया, ठीक है, तो वो किस में बदल गया, न्यूट्रॉन स्टेट में चला गया, ठीक है। अब आसपास कोई पाई पॉजिटिव को लेने वाला है नहीं, तो फिर से जो न्यूट्रॉन बना था उसको साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर प्रोटॉन बन जाता है। समझ में आया। तो ये है सिंगल न्यूक्लियन की मैं बात करूँ, आसपास कोई न्यूक्लियन नहीं है, ताकि वो ये जो इमिट किया उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, है ना, आप न्यूट्रॉन का भी ले सकते हो। तो न्यूट्रॉन का जैसे आप एग्जांपल लो, ठीक है, तो वो प्रोटॉन स्टेट में चला गया, ठीक है, और उसने पाई नेगेटिव रिलीज किया, उसने फिर पाई नेगेटिव तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया और वो फिर से न्यूट्रॉन स्टेट में आ गया। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे चलता रहता है। तो इसके आसपास एक फजी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये मत समझना कि पाई नेगेटिव, तो ये सिर्फ क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव डज नॉट, ठीक है ना, एग्जिस्ट इनसाइड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये इसके आसपास इट देयर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द क्वांटम फ्लक्चुएशन। समझ में आया, ठीक है। तो एक फजी एटमॉस्फेयर इसके आसपास क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायोन क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायोन क्लाउड या मिजोन क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो मिजोन क्लाउड, पायोन क्लाउड, आप जब हाई एनर्जी फिजिक्स पढ़ोगे या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो बस फिलहाल के लिए यही समझना है। तो कोई भी सिंगल न्यूक्लियन आपके पास है, तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, वो ऐसे ही रहेगा। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन उसमें हमेशा रहेगी ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो ये इंटरमीडिएट स्टेट है ना,
इंटरमीडिएटरी स्टेट हैज़ एन एक्सेस ऑफ एनर्जी कितना। अब जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, ठीक है, ये मेरे पास वो कितना एनर्जी, अब भाई 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेस एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। फिर वो इतना एनर्जी ये क्या क्या इमिट किया और फिर वो रीअब्जॉर्ब करके फिर उसी स्टेट में आ गया। देखो प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन स्टेट में आया, ठीक है, फिर न्यूट्रॉन से किस में स्टेट में आ गया, प्रोटॉन स्टेट में आ गया, समझ में। और कितना एनर्जी 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एक्सेस एनर्जी ना, ये एक्चुअली क्लासिकली फॉरबिडन है। अब इतनी एनर्जी आई कहाँ से, है ना, तो इट इज़ ये कहाँ से आई है, वैक्यूम से आई है, ठीक है ना, कहाँ से आई है, वैक्यूम से। वैक्यूम फील्ड या मतलब जो आसपास का प्रोटॉन का जो ठीक है ना स्पेस है, वहाँ से उसने ये एनर्जी गेन की है, ठीक है। तो ये तो क्लासिकल, अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई, फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम वैक्यूम से एनर्जी कहाँ से आ सकती है, नहीं आ सकती। तो ये क्लासिकली फॉरबिडन है देखे तो, ठीक है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, अलाउ करता है ऐसे सच प्रोसेस को, ठीक है ना, क्योंकि देखो आप और कितना छोटा चले जाओ, है ना, अब जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अंदर भी आपको क्वार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, अब और क्वार्क्स फंडामेंटल हो गए अभी तक हमारे लिए, ठीक है। और आप कितना जाओ, आप कुछ आप एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा कि आप कहोगे भाई इसके बाद फिर क्या, इसके बाद भी कुछ है, तो वो कहाँ से आया, सब वैक्यूम से आया, ठीक है ना। वो देयर इज अ क्वांटम फ्लक्चुएशंस, है ना, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में यदि, है ना, मेरे पास यदि समय रहा तो मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कवर करूँगा, ठीक है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में आप ये चीज़ें पढ़ोगे, है ना। अब देखो कितने कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, डेल टी डेल एच कट, तो डेल ई नीचे चला गया, एम सी स्क्वायर आ गया, तो एच कट रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट का हमने वैल्यू रखा, और इसका वैल्यू कितना 140 मेगा इलेक्ट्रॉन लगभग, तो देखो कितना 10⁻⁻24 सेकंड, कितने कम समय के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटॉन ने रिलीज किया फिर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। तो ये टेम्पररी ट्रांजिशन होता है न्यूट्रॉन स्टेट में प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन स्टेट में, ठीक है ना। तो ये परमानेंट कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये टेम्पररी होता है, परमानेंट कन्वर्जन नहीं है, इट इज अ क्वांटम फ्लक्चुएशन, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर टू डिफरेंट स्टेट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है। तो इट इज अ क्वांटम फ्लक्चुएशन परमिटेड बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So within this extremely short interval, virtual pion must be reabsorbed by the same nucleon, restoring to original state, ठीक है। तो ये देखो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फिर से गेन कर लेता, फिर से प्रोटॉन बन जाता है, प्रोटॉन पहले न्यूट्रॉन बना, फिर न्यूट्रॉन ने फिर से उसको गेन एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये हो गया, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस साइकिल जो होती है ना इमिशन की रीअब्जॉर्प्शन की ऑफ वर्चुअल पायन्स क्रिएट्स अ वर्चुअल पायोन क्लाउड, या जिसको मीजोन क्लाउड भी बोलते हैं अराउंड न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियन। कोई प्रोटॉन हो गया तो उसके आसपास एक, है ना, क्लाउड क्रिएट होता है, ठीक है। इसको मीजोन क्लाउड या क्या बोलते हैं, पायन क्लाउड बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड रीइमिशन। समझ में आ गई चीज़ें, तो ध्यान रखना। अब देखो इन आइसोलेशन की तो बात करें, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया, सिंगल न्यूक्लियन लिया है ना हमने, सिंगल न्यूक्लियन हमारे पास है, ठीक है। तो दिस क्लाउड प्रोड्यूस नो नेट फोर्स, आसपास कोई न्यूक्लियन तो है ही नहीं, किस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा जब है ही नहीं कोई। सो बिकॉज द वर्चुअल पायन्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द सेम न्यूक्लियन फ्रॉम विच दे आर इमिटेड। समझ में आया, क्योंकि वो जो रिलीज किया था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो नोट नेट फोर्स कहाँ से, किसी वो दूसरा आसपास तो कोई दूसरा न्यूक्लियन है नहीं। तो जो पायन फील्ड फ्लक्चुएशंस है, जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस है, आर प्रेजेंट अराउंड एवरी न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन के आसपास से फ्लक्चुएशंस होती है, ठीक है ना। बट दे ओनली रिजल्ट इन अ नेट अफेक्टिव फोर्स व्हेन वर्चुअल पायन्स कैन बी एक्सचेंज्ड विद अ नेबरिंग न्यूक्लियन। जब मान लो आसपास कोई और न्यूक्लियन आ जाए और इन दोनों का पायन क्लाउड क्या हो जाए, कोलैप्स कर, वो ओवरलैप कर जाए, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा अपना पार्टिकल, और ये वाला न्यूट्रॉन इसको दे देगा, तो ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। अब ये बंद गए, ऐसे समझो कैचम कैच खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे दो बच्चे आपस में कैचम कैच खेलते हैं, और सपोज इमेजिन करो कंटिन्यूसली खेलते ही रहे, तो बंद जाएंगे अपने आप से, क्योंकि एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करें तो क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा, विच विल बाइंड देम। समझ में आया, ठीक है। तो नेट फोर्स तभी एक्सर्ट करेगा यदि कोई आसपास उसके फील्ड में, पायन फील्ड में उसके आसपास कोई और दूसरा पार्टिकल आ जाए, ठीक है ना, या 0.5 से 2 फर्मी मीटर के आसपास रेंज होती है, इस रेंज में कोई दूसरा न्यूक्लियन आ जाए तो न्यूक्लियर फोर्स अराइज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम दो न्यूक्लियन से समझेंगे, है ना, अभी तो हमने सिंगल न्यूक्लियन से समझा। तो जब देखो न्यूक्लियन इंट्रैक्शन में यही चीज़ है, तो जब टू न्यूक्लियंस कम विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, है ना, 0.5 या 0.8 के आसपास ही होता है ना, तो देयर वर्चुअल पायन क्लाउड्स ओवरलैप, तो वर्चुअल पायन क्लाउड ओवरलैप करेंगे तो ये म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे पार्टिकल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, चार्ज्ड पायन एक्सचेंज देखेंगे। तो पायन तीन तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। तो हम सबसे पहले चार्ज्ड पायन देखेंगे। तो चार्ज्ड पायन जब एक्सचेंज होता है तो प्रोटोन न्यूट्रॉन एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो देखो एक प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, तो ये आपस में क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये चार्ज्ड पायन, वो पाई पॉजिटिव है या पाई नेगेटिव है वो हम देखेंगे। अब देखो, तो यदि मान लो मेरे पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन स्टेट में गया, पाई पॉजिटिव रिलीज किया। अब यदि आसपास, ठीक है ना, तो यही तो होगा, देखो ये क्या होगा, प्रोटॉन हो गया, ये किस में बदल गया, न्यूट्रॉन में। देखो ये बदल गया नहीं न्यूट्रॉन में, कब, जब इसने पाई पॉजिटिव रिलीज किया। समझ में आया।
अच्छा, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, देखो न्यूट्रॉन में बदला, पाई पॉजिटिव रिलीज किया, समझ में आया। अब ये यदि इसके आसपास, ठीक है ना, अब ये जो था इसके आसपास कोई दूसरा न्यूट्रॉन आ गया, सपोज हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी इंटरेक्शन पड़ रहा है, कोई न्यूट्रॉन आ गया तो ये क्या करेगा, इसका वाला क्या करेगा, ये गेन कर लिया, ठीक है ना, समझ में आया, क्या कर लिया, गेन कर लिया, न्यूट्रॉन ने गेन कर लिया। देखो पाई पॉजिटिव जो था ना वो किसी दूसरे न्यूट्रॉन ने गेन कर लिया, ये कोई यहाँ पे दूसरा न्यूट्रॉन था, ये उसने क्या करा, देखो गेन कर लिया, और गेन करते किस में बदल गया, प्रोटॉन में। तो देखो किस में बदल गया, प्रोटॉन में, ठीक है। अब ये वाला, अब तो ये देखो कुछ ऐसे ही, ये था ना प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, तो इसने रिलीज किया, इसको दिया, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन में बदल गया, इसने जब लिया ये प्रोटॉन में बदल गया, तो इसने फिर इसको दे दिया, ठीक है ना, ये भी तो रिलीज करेगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलना चाहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलना चाहता है, तो इसने इसको दे दिया, तो ये इसने इसको दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जैसे न्यूट्रॉन जो बना था वो कैप्चर करेगा और फिर प्रोटॉन में बन जाएगा, तो यही चीज़ है। तो प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन को दिया, वो ठीक है, वो न्यूट्रॉन में बदल गया, ठीक है, न्यूट्रॉन ने उसको कैप्चर किया, जैसे इसने कैप्चर किया वो किस में बदल गया, प्रोटॉन में। लेकिन वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो तो ये भी तो फिर रिमिट करेगा, इसने फिर दे दिया पाई पॉजिटिव, वो फिर से अपनी उसी स्टेट में आ गया, न्यूट्रॉन में आ गया देने के बाद। अब ये अब फिर इसने फिर से न्यूट्रॉन से फिर किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन में गेन कर देगा, समझ में आया। तो ये प्रोसेस लेना और देना ये चलता रहेगा। तो ये जो कंटिन्यूस म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अराइज होती है, ठीक है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो प्रोटॉन था टेम्परली, ठीक है ना, तो इसको हम समझते हैं थ्योरी से, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्रोटॉन टेम्परली इमिट पाई पॉजिटिव इमिट किया, और ये टेम्पररी ट्रांजिशन कर गया न्यूट्रॉन स्टेट में, देखो न्यूट्रॉन स्टेट में बदल गया। अब ये परमानेंट कन्वर्जन तो है नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्वांटम फ्लक्चुएशन है, परमिटेड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए, 10⁻⁻24 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल पाई पॉजिटिव जो रिलीज किया था ना प्रोटॉन ने, और वो न्यूट्रॉन स्टेट में आ गया, अब आसपास है ना, वर्चुअल पाई इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय नेबरिंग न्यूट्रॉन, आसपास कोई न्यूट्रॉन होगा, तो देखो कोई न्यूट्रॉन मिला आसपास, उसने इसने जो छोड़ा था ना पाई पॉजिटिव, ये इसने पकड़ लिया, ठीक है, और वो प्रोटॉन बन गया, समझ में आया। फिर से ये छोड़ देगा, ठीक है, फिर से ये रिलीज करेगा, तो ये प्रोटॉन जो है ये किस में बदल गया, देखो न्यूट्रॉन में बदल गया, है ना, और ये फिर न्यूट्रॉन जो यहाँ बना था न्यूट्रॉन, वो गेन कर लेगा इसका पाई पॉजिटिव, और वो प्रोटॉन में बदल जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम न्यूट्रॉन के एनिमेट, है ना, ये भी है। तो जो न्यूट्रॉन जो होता है वो पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव रिलीज कर सकता है, प्रोटॉन जो होता है ये भी पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो यदि न्यूट्रॉन ने पाई पॉजिटिव रिलीज किया है, पाई नेगेटिव रिलीज किया है, ठीक है, तो वो प्रोटॉन में बदल गया, आसपास कोई प्रोटॉन रहा होगा, तो ये जैसे इस वाले ने रिलीज किया, आसपास कोई प्रोटॉन आया, उसने वो गेन कर लिया, वो फिर से न्यूट्रॉन स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो देखो न्यूट्रॉन किस में बदल गया, प्रोटॉन में, पाई नेगेटिव रिलीज किया, तो प्रोटॉन ने लिया किस में बदल गया, न्यूट्रॉन में, और फिर से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, पाई नेगेटिव रिलीज करके, प्रोटॉन ने गेन किया, वो न्यूट्रॉन बदल गया। तो ऐसे कंटिन्यूसली एक्सचेंज करेंगे। तो जब एक न्यूक्लियन वर्चुअल इमिट करता है ना कोई भी न्यूक्लियन वर्चुअल पाइन, तो इट रिकॉइल एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। आप जैसे कोई बंदूक भी हो गई, ठीक है ना, तो बंदूक से अब गोली जब निकलेगी तो बैकवर्ड रिकॉइल करेगी, है ना, तो यानी मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। और वो गोली आगे फॉरवर्ड क्या करेगी, गोली कैरी करेगी मोमेंटम, समझ में आया ना। तो वर्चुअल पॉइंट जब इमिट होता है ना, ठीक है ना, तो जो पार्टिकल न्यूट्रॉन या जो भी न्यूक्लियन उसको रिलीज करता है, इट विल एक्सपीरियंस रिकॉइल, चेंज इन मोमेंटम विल बी देयर, ठीक है ना। तो ये मोमेंटम कैरी करेगा आप, तो जब सेकंड न्यूक्लियन इसको एब्जॉर्ब करेगा ना, तो ये क्या गेन कर रहा है, मोमेंटम गेन कर रहा है, ठीक है। सो दिस कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम, अब एक दूसरे को न्यूट्रॉन प्रोटॉन को दे रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को दे रहा है, तो कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम इज देयर, और चेंज इन मोमेंटम विद द टाइम गिव्स फोर्स, क्या देता है, फोर्स। तो ये जो कंटिन्यूस एक्सचेंज है मोमेंटम का बिटवीन टू न्यूक्लियंस प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, समझ में। ऐसे समझो कैचम कैच खेल रहे हैं, जब तक वो बॉल एक दूसरे के बीच में रहेगी, कैच करते रहेंगे, वो बंधे रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो जो नेट रिजल्ट है दैट टू न्यूक्लियंस इफेक्टिवली एक्सचेंज आइडेंटिटीज, क्योंकि एक न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में बदल गया, और जो प्रोटॉन था फिर न्यूट्रॉन में बदल गया, समझ में। ऐसे ही चलता रहता है इनका। और जो टोटल न्यूक्लियर नंबर है या टोटल चार्ज है वो तो कंजर्व रहता है हमारे पास, ठीक है ना, समझ में। तो ये चीज़ है। अब देखो न्यूट्रल पायोन्स का हम एक्सचेंज देखेंगे। अभी हमने पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव का देखा, तो न्यूट्रल पायोन एक्सचेंज देखो, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो भी एक्सचेंज होगा वो पाई पॉजिटिव, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वो सॉरी पाई जीरो, यानी न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन था, किस में बदल गया, प्रोटॉन में, इसने
न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पायन रिलीज किया, आसपास हो सकता है कोई दूसरा न्यूट्रॉन हो, वो क्या कर लिया, उसने गेन कर लिया और वो फिर वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया। ऐसे फिर से ये क्या करेगा, वैसे ही चलेगा प्रोसेस, ठीक है ना, चलता रहेगा। ऐसे न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन में देखो बदल गया, है ना। आप इस पर स्टार भी लगा सकते हो कि भाई एक एक्साइटेड स्टेट हो गई एक तरीके से, ठीक है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन की एक्साइटेड स्टेट हो गई। समझ में आया। तो ये न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में गया, फिर जो न्यूट्रल पार्टिकल था वो किसी दूसरे न्यूट्रॉन ने गेन कर लिया, वो फिर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है, यहाँ पे 1 2 से मैंने शो किया है, डिपिक्शन ताकि आसान हो। जैसे एक प्रोटॉन हो गया P1, है ना, तो उसने न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज कर दिया, तो वो अपनी एक एक्साइटेड स्टेट में आ गया, है ना, स्टार से मैंने दिखा। ये P2 दूसरा प्रोटॉन हो गया, उसने क्या किया, गेन किया। अब ब्रैकेट में देखो वो एक्साइटेड स्टेट में चला, गेन कर लिया उसने, तो भैया एक्साइटेड स्टेट में चला गया गेन करते ही, ठीक है। अब फिर से इसने रिलीज़ किया तो ये P2 बन गया, P1 ने गेन किया तो P1 बन गया। तो इसी तरीके से ये एक्सचेंज चलता है, समझ में, काफ़ी सिंपल है। तो इस केस में तो आइडेंटिटी एक्सचेंज नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन रहा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रहा, ठीक है ना, हम देख सकते हैं, है ना, समझ में आया। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन था। जब चार्ज पायॉन्स का एक्सचेंज होगा तब आइडेंटिटी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियन इमिट एंड रीएब्जॉर्ब वर्चुअल न्यूट्रल पायॉन। और ये जो एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम अब भी होता है ना, जनरेटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन लाइक न्यूक्लियंस। समझ में आ गई बात। तो जो एग्जिस्टेंस है चार्ज और न्यूट्रल पायॉन का, ये एक्सप्लेन करता है चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, है ना भाई। चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सभी के बीच में। ऐसा तो नहीं कि भाई प्रोटॉन पे ज़्यादा वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर नहीं है, तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है, समझ में आया। तो चार्ज इंडिपेंडेंस कैरेक्टर भी यहाँ से शो होता है ना, डेट जो पायॉन है ना, इट्स एक्सचेंज इज ऑल्सो एक्सप्लेन्स चार्ज इंडिपेंडेंस, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हैं। तो ये था हमारा एक्सचेंज, पाई मीजोन एक्सचेंज। अब देखो फेमिन डायग्राम से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो फेमिन डायग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या है, अब देखो एक प्रोटॉन था, वो सपोज प्रोटॉन में बदल गया, पाई पॉजिटिव, देखिए अब आसपास एक और कोई प्रोटॉन था, उसने इसका पाई पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ना, ये मैं स्टार लगा देता हूँ, है ना, समझ में आया। तो ले लिया तो फिर वो प्रोटॉन में बदल गया, तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सचेंज इंट्रैक्शन हो गया। तो आप देखो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक प्रोटॉन था, है ना, तो उसने क्या किया, रिलीज़ किया पाई पॉजिटिव, है ना, और वो ठीक है, और प्रोटॉन स्टेट में चला गया, ठीक है। फिर इधर से कोई प्रोटॉन आया होगा, उसने ये गेन कर लिया, सॉरी यहाँ प्रोटॉन है तो गेन कर लिया, तो ये प्रोटॉन में बदल गया। तो देखो हम इस स्टेट को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी तरीके से ये हम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का केस भी शो कर सकते हैं, समझ में आया, ये चीज़ें है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और भी हम इसको, अब जैसे हम ये न्यूट्रॉन का केस ले लेते हैं, तो न्यूट्रॉन हो गया, इसने क्या रिलीज़ किया, पाई नेगेटिव। तो जब ये पाई नेगेटिव रिलीज़ किया तो ये न्यूट्रॉन क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ सपोज कोई प्रोटॉन आया होगा, ठीक है, तो वो गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये गेन कर लेगा ये वाला, तो क्या देगा, न्यूट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फेमिन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल। अब देखो व्हेन एक क्वेश्चन है, तो व्हेन मीजोन्स है फाइनाइट रेस्ट मास, हम जानते हैं 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है रेस्ट मास, व्हाई इज दिस मास नॉट एडेड टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। जैसे मैंने बताया था कि आपको भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, इट इज़ इन द क्लाउड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास जो पायॉन क्लाउड है या मीजोन क्लाउड है, वहाँ पर ही होता है, वहाँ से इमिट और एब्जॉर्ब होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर नहीं होता ये, समझ में आया। तो क्वेश्चन वही, तो ये एक तो यही एक्सप्लेनेशन होगा, इट डजंट रिसाइड इनसाइड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट्स वाई पायोन मास कैन नॉट बी एडेड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब उसके अंदर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसमें क्यों ऐड करेंगे। दूसरा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन हो गया सपोज एक न्यूट्रॉन, तो इसके आसपास क्या हो गया, क्लाउड हो गया, पाई मीजोन क्लाउड हो गया, है ना। तो जो मीजोन इन्वॉल्व है न्यूक्लियर फोर्स में, ये वर्चुअल पार्टिकल्स है, ये रियल वंस नहीं है, ठीक है ना। रियल वंस वो थे जो कॉस्मिक रे में हमें मिले थे, एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिले थे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हमने देखा था कितना 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है, टाइम कितना होता है 10⁻⁻24 सेकंड। तो देखो इसने कुछ इमिट किया, इसने कुछ एब्जॉर्ब किया, और इसने कुछ इमिट किया, इसने कुछ एब्जॉर्ब किया, ये सब 10⁻⁻24 सेकंड के बीच में हो रहा है सब कुछ। तो लाइफ टाइम इतना शॉर्ट है, एक्सट्रीमली शॉर्ट है, तो पायंस कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड एज अ रियल पार्टिकल, समझ में आया, इट कैन नॉट बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड एज अ रियल पार्टिकल। तो जो कॉन्स्टेंटली इमिटिंग एंड इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग हो रही है ना वर्चुअल पायंस के थ्रू क्वांटम फ्लक्चुएशन, मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इट
समझ में आया? तो पायन्स जो है एक वर्चुअल पार्टिकल होगा, ये कहाँ रिसाइड करता है, जैसे मैंने बताया ये फील्ड जो है ना, फील्ड ये इसके आसपास का, इसमें रिसाइड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ये रिसाइड नहीं करता। तो जब अंदर रिसाइड नहीं करता तो उसके मास में प्रोटॉन में क्यों ऐड करेंगे? तो पायन एक्ट्स एज अ क्वांटम ऑफ द न्यूक्लियर फील्ड, ये क्वांटम एक्ट करता है। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वांटम क्या होता है? फोटोन, है ना? समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वांटा क्या होता है? फोटोन होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फील्ड या पायन फील्ड का जो क्वांटम होता है वो पायन होता है ना? जस्ट एज अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट एनी परमानेंट चेंज इन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। परमानेंट चेंज आप कैसे बताओगे? हम बता ही नहीं सकते। समझ में? तो कितना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कितना बता रहा है? 10⁻⁻24 सेकेंड है ही नहीं। ठीक है, इतना कम समय के लिए कैसे बताएंगे? समझ में आई चीज़ें? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।